हमारा लेंगे डॉक्टर देवेंद्र कौशिक जी, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ होंगे, वो इस सेशन को होस्ट करेंगे। और साथ ही हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो होंगे डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता, ग्रुप डायरेक्टर सर्जिकल डिसिप्लिन यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, और साथ ही प्रोफेसर पुनीत बत्रा, प्रिंसिपल मानव रचना डेंटल कॉलेज। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रहनी चाहिए। और साथ ही डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, MD KC प्रशांत पैथ लैब पलवल से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। ये तमाम गेस्ट हमारे साथ मंच पर मौजूद होंगे और इन्हीं के साथ सेशन की शुरुआत भी करेंगे। हमें बताएंगे कि किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से क्या क्या चैलेंजेस हैं जो ये फेस कर रहे हैं, किस तरह से जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको उनकी समस्याओं का समाधान ये लोग निकाल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और देवेंद्र कौशिक जी, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ, हमारे इस सेशन को होस्ट करने वाले हैं। देवेंद्र जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया अंशिका। चूँकि हेल्थ कॉन्क्लेव मेडिकली स्पीकिंग और तमाम डॉक्टरों से हम बात कर रहे हैं लगातार, शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता जी से। यथार्थ हॉस्पिटल्स के ग्रुप डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे शुरुआत आपसे। हेल्थ कॉन्क्लेव जिस तरह से नाम है, आपके हिसाब से हेल्थ के क्या मायने हैं? हेल्थ, जहाँ तक हमने देखा है, हेल्थ का हमारी टीचिंग में होना चाहिए व्हाट इज़ द मीन ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज़ नॉट अ फिजिकल हेल्थ, हेल्थ इज मेंटल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। जो बंदा ऑक्यूपेशन पे आता है उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ क्या है। मोस्ट ऑफ बीमारियाँ यहाँ से स्टार्ट होती है और हम उसका इलाज पेट में ढूंढ रहे होते हैं, एंडोस्कोपीज होती रहती है पेशेंट की। हम ये देखना चाहिए कि मन से कितने शांत हैं। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। इफ मेंटल कहता साउंड बॉडी लिव्स इन द साउंड माइंड्स, तो साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने देखा इतने IAS IIT क्लियर करके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये ब्रेन में 2 कंपार्टमेंट नहीं हो सकते। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, IIT क्लियर कर लिया फिर सुसाइड कर गए, या एक छोटा सा फेलियर हमें सिखाता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एक ट्रांजिएंट फेलियर इज नेवर बी है कि आपकी सक्सेस रुक गई है। एक छोटा सा आपका नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अभी कोटा में 4-5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो हम जब बात करें तो पूरे समाज की हेल्थ की बात करें और इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात करें, खाली फिजिकल हेल्थ की बात ना करें, नहीं तो इतने हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ में चूँकि मानव रचना डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर पुनीत बत्रा जी। बत्रा साहब, चूँकि आप दांतों का इलाज कर रहे हैं, सिखा रहे हैं किस तरह से दांतों का इलाज किया, और दांतों को लेकर कहा जाता है कि अब सबसे ज़्यादा बीमारी उसी से हैं, और सबसे बड़ी बीमारी से इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगर आपका दांत खराब हो जाएँ तो खाने पीने की दिक्कत होगी और इससे और बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। ख़ास तौर से बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चों के दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़े लगने की शिकायतें मिलती हैं। वजह क्या है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि ओरल हेल्थ हमारे देश में सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है। जी, इग्नोर्ड इसलिए है क्योंकि हम ये, जैसे मुझसे पहले स्पीकर ने कहा कि हम ओवरऑल हेल्थ, इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं। ओरल हेल्थ हमारे शरीर की और बीमारियों का फर्स्ट इंडिकेटर होता है। जो हार्ट की बीमारी है, जो पेरिडोंटल डिजीज़ है, वो अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली डिलीवरी, बहुत सारे इश्यूज ओरल हेल्थ को देखकर हमें पता चल जाते हैं कि ये बीमारियां सिस्टेमिक होने वाली हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बच्चों की डेंटल हेल्थ की, डेंटल डिजीज इज़ प्रिवेंटेबल। अब प्रिवेंटेबल चीज़ के लिए हमारा बर्डन जो है ऑफ डिजीज़ पूरे विश्व में, WHO कहता है कि 95% इंडियंस को डेंटल केरीज है। अब 95% अगर केरीज है और हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है कि हम 2 बार अच्छी ब्रशिंग करेंगे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम अपने खाने की हैबिट को बदलेंगे तो हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम प्रिवेंटिव प्रोग्राम, एक हेल्दी डाइट खाएंगे तो उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो इशू है। तो स्कूल में हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि स्कूल गोइंग बच्चों में एजुकेशन देना कि हाउ उनको अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करना है। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि हमारी इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी ने अभी 1 तारीख को डॉक्टर्स डे पे स्माइलिंग भारत कैंपेन शुरू किया है। एंड हम लोग 1 लाख बच्चों को पूरे देश में 300 डेंटल कॉलेज में इवेल्युएट कर उन्हें उनकी ओरल हेल्थ मैल एक्लूजन स्टेटस के बारे में अवगत कराना चाह रहे हैं, और यही डेटा को सरकार को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में इशू कितना बड़ा है और प्रिवेंशन का क्या रोल है।
बिल्कुल, देखिए चूंकि पैनल गंभीर विषय पर बात हो रही है और चूंकि पैनल में जिस तरह से पैथ लैब का भी हम जिक्र करेंगे, डॉक्टर बैठे हैं हमारे साथ में, प्रशांत गुप्ता हैं जो एमडी हैं केसी पैथ लैब के, पलवल से हैं आप। सवाल ये है, और बड़ा सवाल इसलिए है कि डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं पेशेंट, और डॉक्टर डॉक्टरी ना करके सबसे पहले आपके पास में भेज रहा है कि टेस्ट करा लीजिए, यानी प्राइमरी आप हो गए, डॉक्टर सेकेंडरी हो गए जी। ऐसा कैसे देख रहे हैं इसे? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है, क्योंकि तमाम तरह के जब टेस्ट हो रहे हैं और जो गरीब लोग हैं, क्योंकि मैंने जैसा जिक्र किया कि डॉक्टर ने पर्ची पे लिख दिया कि पहले ये टेस्ट करा के ले आओ, लेकिन वहाँ गरीब व्यक्ति, गरीब मरीज है, वो आपके पहले फीस इतनी ज़्यादा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, जब भी किसी डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, उसको सबसे पहले उसको डायग्नोज करना ज़रूरी है। अगर उसको डायग्नोज नहीं करोगे तो आप ट्रीट किस चीज़ को करोगे? आपके पेशेंट ने जो सिम्टम्स बताए हैं, हमारे पास उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, उसके बिना पर उसके टेस्ट लिखे जाते हैं। मान के चलिए आज पेशेंट आता है बुखार को लेकर के, वो कहते हैं कि भैया आपने जो ये 4 टेस्ट करा करके आने हैं, तो अब बुखार किस तरीके का है ये पता लगाना ज़रूरी है। तो इसलिए वो टेस्ट लिखे जाने बहुत ज़रूरी हैं कि भाई उसको कौन सी बीमारी है, कौन सी चीज़ है उसके अंदर। अगर बीमारी का ही नहीं पता चलेगा, उसकी बीमारी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी, तो इलाज किस तरीके से होगा? तो पहली बात तो ये कि जो है सबसे पहले टेस्ट इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि बीमारी हम उसको शॉर्टलिस्ट कर सके कि ये बीमारी है। दूसरी बात आती है कि जो ये महंगे टेस्ट हैं और चीज़ों के बारे में, देखिए मेरे हिसाब से आज की डेट में मेडिकल फील्ड बहुत महंगा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जो ये इतना आसान है, जैसे पहले जो है नब्ज़ देख करके जो है इलाज हो जाता था, नब्ज़ देख करके कई सारे मरीज मर भी जाते थे। आज की डेट में अभी मैं आपको एक छोटा सा, आपने कार्डियोलॉजी का भी उदाहरण लिया है, तो आपने सुना होगा कि दादा परदादा के टाइम पे लोग जो है जब अपना सुबह सुबह घूमने जाते थे या शौच के लिए जाते थे, उस समय पे वहाँ पे डेथ हो जाती थी उनकी, हार्ट अटैक से डेथ हो जाती थी। आज आप सुनते हैं वो चीज़? नहीं सुनते, क्योंकि मेडिकली इतना एडवांस हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन हम ये भी सुनते हैं आजकल कि जो आपने टेस्ट की रिपोर्ट बना के दे दी, उस पर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, बाद में पता चला कि टेस्ट की रिपोर्ट ही गलत थी। नहीं, देखिए टेस्ट अलग अलग तरीके के हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, सीटी स्कैन है, MRI हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं और आपके रेडियो न्यूक्लियोइड टेस्ट हैं। तो टेस्ट की वैरायटी बहुत सारी है। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट गलत हो गया उसके कारण ट्रीटमेंट हो गया, वो चीज़ें जो पीछे भी आपने एक केस डिस्कस किया था उसमें भी यही चीज़ है कि कई सारे डिस्प्लेजियास, डॉक्टर साहब ने भी आपको बताने की कोशिश करी कि कुछ जो है कैंसर से पहले वाली स्टेज के चीज़ें होती हैं। मान लीजिए अगर उसका जो है बायोप्सी ली है, उसका जांच कराई, उसी में वो ट्रीट हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि जो है अगर पहले स्टेज पे जो है जिस चीज को डायग्नोज किया जाए तो वो ट्रीट हो सकता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल, टेस्ट सबऑर्डिनेट होता है कि डॉक्टर ने क्लिनिकली देखा और उसको एविडेंस बेस्ड, क्योंकि आजकल मेडिकल लिटिगेशंस हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, तो पेशेंट कहता है कि मेरे को तो ये प्रूव्ड ही नहीं हुआ, तो ये वाइस वर्सा है। तो पहले डॉक्टर क्लिनिकली पेशेंट को देखता है, वो अपने 1 2 3 डायग्नोसिस रखता है, उसको सपोर्टिव टेस्ट करते हैं कि उसको रूल्ड आउट करने के लिए कि राइट डायग्नोसिस पे पहुंच जाएं। और वो कभी ये बार होता है कि एक तो तीर में तुक्का चलाना और एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इलाज करना। कई बार लिम्फोमा टीबी होता है, टीबी का इलाज चालू हो जाता है ब्लाइंड, जबकि लिम्फोमा होता है और वाइस वर्सा होता है। तो टेस्ट सबऑर्डिनेटिव है, टेस्ट डायग्नोस्टिक नहीं है। डॉक्टर क्लिनिकली देखता है और फिर उसको सबऑर्डिनेट उसके लिए काम करता है, सपोर्टिव रोल करता है। चलिए बिल्कुल डॉक्टर साहब आपसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और एक मरीज, डॉक्टर और मरीज के बीच के रिश्ते को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, डॉक्टर मरीज के रिश्ते को इंडिया में सबसे पहली बात देखना चाहिए, वी आर डेवलपिंग नेशन, वी आर नॉट अ डेवलप्ड नेशन। हम डेवलप्ड नेशन की किताबें पढ़ते हैं और डेवलपिंग नेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे जो भी बड़े डॉक्टर हैं, हमारे जज हैं, जो विदेशों से ही पढ़ के आते हैं और फिर आगे लॉ बना देते हैं। जबकि मैं कहता हूँ नोएडा में जो इलाज हो रहा है, फरीदाबाद में हॉस्पिटल वैसे नहीं चलते। मैं पूरा ग्रुप का चेयरमैन हाँ, तो जो नोएडा में हॉस्पिटल चल रहा है वैसे आप फरीदाबाद में नहीं चला सकते। जैसे अमृता कोची में चल रहा है, आप उसको नॉर्थ इंडिया में नहीं चला सकते। इसी कारण इतनी आउटपुट नहीं आ पा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सब धीरे धीरे होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में इंडिया में प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर, क्योंकि हमारी 80% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है जी। तो हमें डॉक्टर साहब की बात से भी मैं थोड़ा सा सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ, क्योंकि हम ये देखना पड़ेगा कि एक कहावत है, ना मामा से काना मामा अच्छा है। आपने लिख दिया उसको 20,000 के टेस्ट और 20,000 की उसको
उसकी महीने की इनकम है, तो ऐसे में नब्ज देख के इलाज लिख दो, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं, मैंने इसीलिए सवाल किया इलाज है। तो ये हमें डेवलप्ड नेशन को ये समझना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे चीज़ हमको बचा सकती है, प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर। जो बॉस ने बोला कि हम ओरल हाइजीन पे देखें तो हमें डेंटल के महंगे ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। हम बीमारियों को आने से पैसे रोके, जैसे अभी डेंगू आने वाला है, हम क्यों नहीं अपने घरों के आसपास सफाई कर लेते? नहीं तो अभी लाइन लग जाएगी, जैसे ही बारिश आएगी वाटर लॉगिंग होगी और लाइन लग जाएगी। तो गवर्नमेंट अभी चेंज जाए ना, हमारे यहाँ पे सब मंत्री बैठे हुए थे, तो अभी करने लग जाए सफाइयाँ, अभी वो कर दें, बाद में डैमेज कंट्रोल करने का फायदा नहीं है। वो डैमेज कंट्रोल करने का फायदा नहीं है। डॉक्टर प्रोफेसर बत्रा हो जाती है तब चेतते हैं। हाँ, बाद में फॉगिंग करते हैं। बंदा जब बिल्कुल मर गया उसके बाद में वेंटिलेटर पे डाल के सिंगापुर ले जाने का फायदा नहीं है। पहले फायदा है अभी करें, अब बारिश होने वाली है, अभी देखें, अभी पेनल्टी करें जिनके कूलर खुले हुए हैं, जहां वाटर लॉगिंग होगी है बारिश के बाद में पूरा शहर पानी में डूबा पड़ा होगा, पूरे हॉस्पिटल भर जाएंगे, फिर बोलेंगे चलो पेनल्टी लगाओ, पेनल्टी लगाओ। देखिए, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि जिस निजी क्षेत्र के डॉक्टरों पर आरोप इस बात को लगते हो कि 2 बीमारी और ज्यादा बता के उनको चलते हैं, उससे बेहतरीन शानदार बात यह है कि डॉक्टर बालकृष्ण खुद कह रहे हैं कि लोग जागरूक हों और बीमारी से बचते रहें। या हम भी सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक काम करते हैं, हमें इतना काम नहीं करना। नहीं, अभी भी जाके तुमने 1 घंटा लेट कर दिया, 3 सर्जरी और करनी है, नहीं, और वीकेंड है, तो हमें भी आराम करने की, डॉक्टरों को सबको है, सब ओवरलोडेड है। जो बड़े डॉक्टर हैं उनके पास बहुत काम है, वेटिंग होती है, 1 महीने की लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। डॉक्टर कमल वर्मा बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यदि प्रशासन और सब मिलके काम करें, सब अपना काम ईमानदारी से करें, मोस्ट प्रोबेबली ये हो रहा है कि हम कथनी करनी में कर रहे हैं, यहाँ मंच पे से हम कुछ बोलते हैं और हमारा इम्प्लीमेंटेशन 0 है। तो ये हमें जिम्मेदारी सबकी है, नागरिकों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और सबकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि मैं तो गरीब हूँ, आई कांट कंट्रीब्यूट। अरे यार, तुम गरीब हो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना, लाइन से तो चल सकते हो सड़क पे, नहीं तुम्हारे एक्सीडेंट तो नहीं होगा। दारू पी के गाड़ी मत चलाओ। प्रोफेसर बत्रा से बात कर लेते हैं, क्योंकि दांतों के लिए महत्वपूर्ण, जिस तरह से उन्होंने बताया कि इलाज के साथ साथ में जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि इलाज एक अलग चीज है लेकिन उससे पहले जागरूक होना। कैंसर, मुंह का जो कैंसर है, उसके लिए भी कई तरह के इलाज अब अलग अलग करने होंगे। उसके लिए जैसे आपने जिक्र किया, उसको कैसे देख रहे हैं? जैसे तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को जिस तरह बताया जाता है कि सबसे ज्यादा, तो उसको लेकर जागरूक किस तरह से आप कर रहे हैं? देखिए, कैंसर जो है, आप क्वांटम देखिए, 1 लाख में 20 लोग को इंडिया में कैंसर होता है मुंह का, और ये मुंह का कैंसर का फिगर इतना बड़ा है कि आप अगर आउटकम देखेंगे तो मोस्ट पेशेंट्स को जो ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है जो अंग जहां कैंसर है, लेकिन हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन है ही नहीं। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हमारा जबड़ा निकल चुका है, जब हम खाना खा नहीं पा रहे हैं, जब हम फेस नहीं कर पा रहे हैं टू एनीवन, वो बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स हैं ही नहीं और सेंटर्स हैं ही नहीं जो कैंसर रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगेन मैं उस बात पे आ रहा हूँ, प्रिवेंशन पे। हम जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए इवैल्यूएशन के लिए हमने कैंपेन चलाया, वैसे बहुत बड़े कैंपेन की ज़रूरत है, हाउ अपने मुंह को इवैल्यूएट करना। आप सुबह जब ब्रश करते हैं, आप अपने मुंह में खुद इवैल्यूएट करके बहुत सारे केसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्री कैंसर, ल्यूकोप्लेकिया, वाइट पैच आपको दिख रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाइए। डेंटिस्ट के पास, जैसे इससे पहले पैनल में डॉक्टर्स ने बात की कि हम अपनी गाड़ी को तो सर्विस कराने को रेडी हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास साल में 1 बार जाने को रेडी नहीं हैं। अगर हम वो 1 विजिट डॉक्टर के साथ लगाते हैं और ओरल एग्जामिनेशन हो जाता है, तो एक छोटी कैविटी जो कि बहुत बड़ा रूट कनाल और कैप और एक इम्प्लांट बन जाएगा और बहुत पैसा हो जाएगा खर्च, वो और ओरल कैंसर जहां पर शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें विजिबल होती हैं, वो हम देख पाएंगे और उसको प्रिवेंट कर पाएंगे एट अ स्मॉलर स्टेज। बिल्कुल डॉक्टर बालकृष्ण, मैं आपके पास में आता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल चूंकि डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी से कर लेता हूं, क्योंकि वो ब्लड बैंक भी चलाते हैं। लेकिन ब्लड को लेकर सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर है कि जब कोरोना काल आया, कोरोना में सबसे ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ी और ब्लड देने के लिए लोग तैयार नहीं थे। इसके साथ साथ में चूंकि अब बताया जाता है कि जो यूथ है, यूथ में भी 25% ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो रहे हैं, उनका ब्लड लिया नहीं जा सकता। उसके पीछे कई वजह हैं, नशा भी एक वजह है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये इसकी वजह से उनका नहीं। लेकिन इसके साथ साथ में जो बच्चियां हैं वो एनीमिया से ग्रस्त हैं, किसी का HB 8 है, किसी का 9 है, जिसका ले नहीं सकते। तो ये पूर्ति
कैसे होगी? क्या इसके पीछे लगता है आपको कि सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा और ये सब्जेक्ट शिक्षा में भी इसको लाना पड़ेगा कि उस पर भी आप बढ़ाया जाए बच्चों को शुरुआत से ही कि आप ब्लड दें, ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, जो ब्लड दे सकता है उसके 4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, वजन 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए और कोई दवाई गोली नहीं ले रहा हो, कोई बीमारी नहीं हो उसको। वो हर 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जब हम इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो वहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ हैं वो उनका हीमोग्लोबिन कम मिलता है। लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जैसे मैं अगर अपने ज़िले की बात करूं तो वहाँ पे धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव है जिसमें जो है आयरन और फोलिक एसिड बांटा जा रहा है और साथ साथ में जो है इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि हाँ एनीमिया को प्रिवेंट करना है बच्चियों में, तो उसके चलते आज की डेट में काफ़ी कमी आई है। जहाँ पे रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है, जिसकी बात बार बार सुबह से जो है कही जा रही है, अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप हम लोगों का होता है तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम जो किसी दिन एक दिन जो 18 साल की उम्र में जाकर के एकदम जागेंगे और कहेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है, तो नहीं होगा। आपको 16 साल से ही आपने 12 साल से ही आपने चेकअप कराना है, आपने हीमोग्लोबिन देखना है कि हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। फिर आप हर साल अगर ये चीज़ के ऊपर जागरूक रहेंगे तभी आपका हीमोग्लोबिन ठीक होगा। आप अच्छा खान पान शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब भी अभी बता करके गए कि 4-5 चीज़ें 6 चीज़ें हमें खानी चाहिए ताकि हम जो है हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। तो जब ब्लड डोनेशन की बात आती है तो हमारे रिजेक्शंस आज से 10 साल पहले जितने थे उससे काफ़ी कम हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम बार बार ब्लड डोनेशन की बातें करते हैं। रोटरी क्लब करता है फरीदाबाद में, पलवल में जो है अपना ब्लड बैंक जो है बार बार ये बात करता है कि हाँ आपका जो है हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए। वहाँ पे आपके जब ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं उसमें फ्री हीमोग्लोबिन जांच की जाती है। वहाँ पे जाके बच्चियाँ जांच कराएं, पता चल जाएगा उन्हें कि हीमोग्लोबिन कम है। उसके ऊपर अपने जो है खान पान का ध्यान रखें और एंटी डीवॉर्मिंग लें। अगर जो है बच्चे लोग जागरूक होंगे, जो कोरोना के बाद जब हेल्थ को एक सीरियस स्टेटस लिया गया है तब से लोगों में एक जागरूकता आई है कि ये ब्लड बैंक भी कोई चीज़ होती है, एक जो है डॉक्टर भी एक चीज़ है कि जिसके पास हमें जाना है अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। लोग नीम हकीम के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि जो है डॉक्टर से एक बार इलाज लेकर के उसको ठीक तरीके से लेना। तो मेरा मानना ये है कि जब हमें ये पता होगा कि क्या 4 कंडीशन हैं जब ब्लड दे सकते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता, ग्रुप डायरेक्टर यथार्थ हॉस्पिटल्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप अब यथार्थ ग्रुप के हॉस्पिटल्स के आप चेयरमैन हैं, डायरेक्टर बन गए हैं। जिस तरह के आपने चूंकि पीछे जिक्र किया तमाम चीज़ों का, सरकार को लेकर भी आपने कहा, जागरूक होने को भी लेकर कहा, आप कैसे नज़ीर पेश करेंगे? देखो, हम अपने ग्रुप की कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हम विद इन 1 ईयर 3000 बेडेड अभी हमारे 1600 बेड हैं और अभी हमारे बेड होने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में हम विद इन 1 ईयर 3000 बेडेड करने जा रहे हैं। पर मेरा क्वेश्चन एक है, जब व्हेन आई एम ट्रेन्ड इन 2004 एंड 5 अंडर डॉक्टर रावल, तो देयर इज़ ओनली 1 कैंसर हॉस्पिटल और वहीं के सारे बॉस जाके मैं 4 यूनिटों के साथ में काम करता था एज ए रेजिडेंट। आई एम डूइंग माई फेलोशिप देयर। तो वहाँ पे 4 यूनिट के रेजिडेंट, आज सारे डॉक्टर यहाँ पूरे शहर में फैल गए हैं। हर बड़े हॉस्पिटल के साथ में कैंसर हॉस्पिटल है। देन वाई सो डैट, वाई यू रिक्वायर्ड? हम एज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी 3000, क्या मेडिकल इंडस्ट्रीज में पिछली बार भी मैंने बोला कि बूम आना चाहिए क्या? हेल्थ में बूम आना चाहिए क्या? हम अपनी आदतें नहीं बदल सकते क्या? इस उम्र के बच्चों पे किस बात की स्ट्रेस है? हमें ये देखना चाहिए कि हमें कई चीज़ों में प्रिवेंशन इज़ बेस्ट क्योर। कई चीज़ों में छोटा सा परिवर्तन करके अपनी लाइफ स्टाइल है। मैं कितना अच्छा बोलता हूँ कि 6 to मॉर्निंग अर्ली गो टू बेड अर्ली टू राइज। मैं 4:30 बजे उठता हूँ। 5 to 8 अपने ऊपर लगाओ। उसके बाद में अच्छा पौष्टिक भोजन करो। उसके बाद में 10 से 5 आजीविका कमाओ। कोशिश करो कि अपनी कम्यूट वाली जगह, कोई गुड़गांव से आता है, गुड़गांव बहुत अच्छा है जी, फरीदाबाद बेकार है, मैं तो गुड़गांव में रहूँगा। भाई 2 घंटे आने जाने में लग जाएंगे, तेरी ज़िंदगी सफ़र में निकल जाएगी। नहीं, फरीदाबाद रह ले या गुड़गांव में अपना काम ढूंढ ले। तो 8 o'clock 6 to 8 अपनी लव्ड वंस वाइफ जो तुम्हारे घर में पूरा ध्यान रखती है उसके साथ टाइम बिताओ। शाम को 8-10 बच्चों में संस्कार डालो। आज बच्चे सब हर तीसरी दुकान
ड्रिंक की दुकान है। आज हमने लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चालू किया। बड़ा दुख होता है, आप लीवर ट्रांसप्लांट का आईसीयू जाके देखो जी। तो हमें ये बड़ा दुख होता है कि आज लीवर ट्रांसप्लांट के पहले पूरे इंडिया में 4 सेंटर होते थे, आज फरीदाबाद में ही लीवर ट्रांसप्लांट के 3 सेंटर हो गए। तो इतनी हेल्थ में नौबत क्यों आ रही है? और एक मानव जीवन हमें इतनी 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो उसमें हम कोशिश क्यों नहीं करते? मनी, बेटा मैं इतने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको एक बात बोलता हूँ कि कभी भी पैसे में सफलता मत ढूंढो, अपनी मानसिक शांति में सफलता ढूंढो। बाकी जो हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बात कर रहे हैं, ताली हो जाए डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता के लिए। हम तो इलाज करेंगे, पर ये डैमेज कंट्रोलर यथार्थ ग्रुप इज अवेलेबल। वी हैव ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, वी हैव बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, और मैंने इस ग्रुप को किया है और मेरी यूएसपी है पिछले 20 साल से। वी हैव ट्रीटेड 25,000 ऑपरेशन तो मेरे हो गए हैं इस फरीदाबाद में। 13,000 आप दिल्ली एनसीआर में ये कहा जाता है कि आप 25,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, और आप ऐसे शायद पहले डॉक्टर हैं कि दिल्ली एनसीआर में जितने इससे इतना बड़ा आंकड़ा जिनका आपने ऑपरेशन किया है। एक्चुअली क्या है कि और लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मैंने साथ में साइमल्टेनियसली एक हेल्थ केयर डेवलप करी है, और उसका एक पहला हॉस्पिटल 55 में डाला है। 20,000 रिक्शे वालों का मैंने पिछले 20 साल में इलाज किया फ्री। तो हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं साथ में, और साइमल्टेनियसली विद यथार्थ वी आर डेवलपिंग द हेल्थ केयर, जहाँ पे 20,000 इंक्लूडिंग ऑल वेंटिलेटर जो मोदी जी कहते हैं, और इंटीग्रेटेड हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। यथार्थ में हम कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद को भी इंक्लूड करें, क्योंकि हर चीज़ का इलाज एलोपैथ में नहीं है, तो कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी अच्छी है। और हमने TKR पेशेंट्स के लिए भी स्विमिंग पूल बनाए हैं, जहाँ पे हाइड्रोथेरेपी एंशियंट, हमारी 2 ही संस्कृति थी, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता मीन्स सर्जन, और चरित्र संहिता मीन्स मेडिसिन। तो यदि सिंकोना के ट्री को यदि छाल को पीस के करे, और बड़ा बच्चों ने पढ़ा सिंकोना से हमारी कुनियन बनती है, पर उसका टेस्ट इतना बिटर होता था कि 20 लोगों को पकड़ना पड़ता था बंदे को। फिर क्या किया, उसको होम्योपैथ पे छिड़क दिया तो होम्योपैथिक, और जब उसमें से 3 क्लोरोक्विनिन बना दिया तो एलोपैथ। तो मेन एक्सटेंट इज सेम। तो एलोपैथ आयुर्वेद सब सेम है बेटा, पर ये मत मानो। पर हमें क्या देखना है, लाइफ स्टाइल, जल वायु पित्त और लवण का यदि ये बैलेंस रखेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी रहेगी। तो हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है, एंशिएंट पे जाना है, योगासन करने हैं, और कोशिश करना है बीमारियों से बचना है। और अपने घर को ही नहीं बचाना, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है, अपने फ्रेंड्स का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, क्योंकि समय की कमी है, एक आखिरी सवाल प्रोफेसर बत्रा जी से पूछ लेता हूँ। प्रिंसिपल हैं आप मानव रचना डेंटल कॉलेज के। देश प्रदेश में डेंटल कॉलेज काफ़ी संख्या में खुल चुके हैं, वहाँ काफ़ी बच्चे अब पास होकर बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट डेंटल को लेकर ये है कि उनके रोजगार को लेकर। हम देखते हैं कितने ही, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हों चाहे सरकारी हॉस्पिटल हों, लेकिन डेंटिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1 या 2 डॉक्टर होते हैं। तो इनका जो संकट है उसे कैसे देख रहे हैं और ये कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, डेंटल का ना कोई संकट नहीं है, ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर क्यों है? क्योंकि डेंटल जो है वो जॉब नहीं करता, वो एंटरप्रेन्योर है, वो जॉब क्रिएट करता है, वो क्लिनिक बनाता है, वो असिस्टेंट को हायर करता है, वो खुद अपने आप एक जॉब क्रिएटर है। और आप ये समझिए, जिस देश में 95% हम पॉपुलेशन में डेंटल प्रॉब्लम है, वहाँ पर अगर 323 डेंटल कॉलेज हैं और 323 में 100 सीटें हैं, तो 30,000 डेंटिस्ट आर नॉट इनफ फॉर द कंट्री। और ये डेंटिस्ट्री में ये मिसनोमर इसलिए फैला क्योंकि जो बच्चे पास हुए वो एक ही जगह पर सब सेटल हुए। लेकिन अब हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, मैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर भी हूँ, तो हम लोगों ने वी आर ट्राइंग टू इक्वलाइज आवर डिग्री विद द ग्लोबल डिग्री। तो जैसे ऑस्ट्रेलियन कमीशन अभी आया था मानव रचना डेंटल कॉलेज में, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स को अपॉर्चुनिटी ग्लोबली मिले। एंड ये बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि इंडियन डॉक्टर्स को सारी कंट्रीज ने कैप्चर करना है। आप यूके में देखिए, वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम NHS कोलैप्स हो चुका है ओरल हेल्थ में। दे आर आस्किंग, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर को कोई एग्जाम नहीं देना, इंडिया से डॉक्टर चाहिए। तो इंडियन डेंटिस्ट जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। दूसरी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेंटिस्ट्री सिर्फ दांत नहीं है, हम बहुत सारी क्रेनियोफेशियल एनामलीज होती हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप और पैलेट। हमारे देश में 40,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। मानव रचना डेंटल कॉलेज एक पायनियर, अभी हमने मतलब मैं लास्ट 3 महीनों से दूसरे देशों में जाकर ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो इंडिया को लोग बहुत ग्लोबली देख रहे हैं एज अ लीडर इन डेंटिस्ट्री, और एज अ डेंटल दिस थिंग प्रोफेशन आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। बहुत आगे जाकर आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोफेशन है ये।
डॉक्टर प्रशांत गुप्ता और प्रोफेसर सप्रा और डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता, बेहद शुक्रिया क्योंकि हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े और गंभीर विषय चूँकि हेल्थ को लेकर, हेल्थ क्या है, डेंट किस तरह से अपने काम कर रहे हैं और ख़ासतौर से ब्लड बैंक और पैथ लैब को लेकर जो टेस्ट की बात थी, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। अगले सेशन को से पहले एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक। Associate sponsor Park Hospitals, Every Life Matters, Marengo Asia Hospitals, Human by Practice, SR College of Dental Sciences and Research, Service with Smile, Metro Group of Hospitals, Fortis Escorts Faridabad, Yatharth Super Speciality Hospital, Get Better, Canvin Foundation, Ummeed Swasth Bharat Ki, Santosh Multi Speciality Hospital, Caring Health, Knowledge Partner, Manav Rachna University, Vidyana Tariksha। इतनी सी सैलरी में घर की ईएमआई कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मैं मारा ना चांद पे पहुंच जाएगी। मैं मारा ना वायुमंडल तो बाहर जाएगा। मार तू मार मार, मैं भी देख के मैं भारत वाला चंद्रयान मार मार। जिवें जट ते जूलियट दी जोड़ी कर रही है कमाल, उवें ही पंजाब दा नंबर 1 डेयरी ब्रांड वेरका अपनी क्वालिटी ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਮਾਲ। ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਐਂਜੋਏ ਕਰੋ ਵੇਰਕਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਯੋਗਰਟ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਵੇਰਕਾ। ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਰਲਡਵਾਈਡ 27 ਜੂਨ 2024। Associate sponsor Park Hospitals, Every Life Matters, Marengo Asia Hospital। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो रेनू भाटिया जी सम्मानित करेंगी क्योंकि डॉक्टर्स को सम्मानित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर्स जो हमारे लिए एफर्ट्स करते हैं, डॉक्टर्स जो हमारे लिए मेहनत करते हैं दिन रात एक कर। पैंडमिक में भी हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर ने काम किया। मोनिका मान, CEO ग्लैम्यूट स्किन एंड हेयर क्लिनिक फरीदाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। उनको भी मैं चाहूँगी वो मंच पर आएँ और रेनू भाटिया जी उन्हें सम्मानित करेंगी। मोनिका जी, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस अभी भी बहुत ज़्यादा है और मैं उम्मीद यही करूंगी कि आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत सफल साबित हुआ होगा। जो कन्वे हम आप तक करना चाह रहे थे वो चीज़ें कन्वे आप तक हुई होंगी और काफ़ी नई चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी होंगी। तालियां बजती रहें, मैं बार बार कह रही हूँ, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी रेनू भाटिया जी आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं चाहूँगी आप एक बार स्टेज पर जाइएगा। रेनू जी, आपका भी ITV नेटवर्क सम्मान करना चाहता है क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आई हैं हमारे बीच में। और अभी रेनू भाटिया जी के साथ भी एक सेशन होगा, उसमें भी हम तमाम अलग अलग चीज़ें जानेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर लौटेंगे।